प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं एक और जो महान शख्सियत है, मैंने पहले अम्बेडकर साहब के बारे में आपको बताया था और उसके बाद बहुत सारे मैंने डेली यूज़ के सेंटेंसेस जो है उसकी वीडियो आपके अपलोड की थी। आज मैं एक और महान शख्सियत है जो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति हैं, जिनको पब्लिक का प्रेसिडेंट बोला जाता था, यानी जनता के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके विषय में एक जानकारी आपको दे रहा हूँ। और आप समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे APJ अब्दुल कलाम साहब की। आमतौर पर ये शख्सियत कौन थे, कितने बड़े थे साथियों, इसके लिए आमतौर पर बड़ा मुश्किल है इनको डिफ़ाइन करना, क्योंकि इनकी उपलब्धियाँ बहुत सारी हैं। तो मैं इसके 2-3 पार्ट आपके सामने शेयर करूँगा, जिनमें से पहला आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जीवन की जो खास बातें थी वो क्या थी, क्या क्या इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत छोटे से जो है जगह से बिलोंग होने के बावजूद भी कितने बड़े इन्होंने उपलब्धियां हासिल की, क्या क्या जिनके जीवन के अंदर जो है रहा। तो सबसे पहले मैं आपसे जिक्र करूंगा कि उनका जो जन्म है आपका 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। कहाँ पे? एक जगह है आपकी धनुषकोटी रामेश्वरम के अंदर, जो वर्तमान में अब आपका क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। उस समय ब्रिटिश राज हिंदुस्तान के अंदर हुआ करता था। तो 1931 में इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर को, है ना। और एक ऐसे परिवार में हुआ कि इनके जो फादर साहब थे जैनुलाब्दीन साहब, वो आमतौर पर मछुआरों को साथियों नाव जो है किराए पे दिया करते थे। कहने का मतलब आपका ये है कि उनका जो पुश्तैनी काम था वो आपका ये था कि जितने भी मछुआरे वहाँ समुद्र में जो है मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे, उनको जनरली ये नाव किराए पे दिया करते थे। तो मल्लाहों के समुदायों से इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में क्या हो गया, संपर्क हो गया, उनके साथ में ये जुड़े रहे। मध्यम वर्गीय परिवार के थे, जॉइंट फैमिली के अंदर रहते थे। इनके परिवार में ये लगा लीजिए कि 10 तो ये खुद ही भाई बहन थे, यानी 5 भाई थे और 5 बहनें थे और 2 मदर फादर हो गए, टोटल मिला के 12 लोग हैं। तो ऐसे ही 3 फैमिलियाँ और थी वहाँ इनकी फैमिली को मिला करके, तो टोटल मिला करके 36 लोगों के परिवार में इन्होंने अपना जो बचपन था वो काटा, या यहाँ से इनकी ज़िंदगी की जो है शुरुआत हुई। कहाँ बोला मैंने आपको? धनुषकोटी एक जगह है आपके रामेश्वरम के अंदर, जो वर्तमान में आपका तमिलनाडु है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को। ठीक है जी। माता जी का नाम इनकी आशिमा था और जो पिता थे उनका नाम आपका जैनुलाब्दीन था। तो अब इन्होंने जो अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो वहीं जो ग्राम पंचायत के स्कूल होते हैं ना, जो गांव में आपके स्कूल पढ़ते हैं, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन इन्होंने वहाँ पे ली। फिर इन्होंने अपनी जो आगे की एजुकेशन है वो सेंट जोसेफ जो कॉलेज है आपका तिरुचिरापल्ली के अंदर, यहाँ पर इन्होंने अपनी 12th क्लियर की। उसके बाद जो IIT मद्रास है, यहाँ से इन्होंने आपका जो है स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इन्होंने बैचलर डिग्री को हासिल किया। अब साथियों यहाँ से इनके जीवन की जो है शुरुआत हुई और आमतौर पर मैं इनकी वो सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको पता हो या हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये चूँकि मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ज़्यादा समृद्ध परिवार भी नहीं था और बहुत गरीब परिवार भी नहीं था। तो जब प्राइमरी स्कूल में थे तो खुद ही जो है जगह जगह जा कर के रामेश्वरम की सड़कों के ऊपर अखबार बेचने का जो है काम किया करते थे। एक छोटा सा बच्चा, आप इमेजिन कर लीजिए कि अपना खर्चा निकालने के लिए, अपने पॉकेट अलाउंस या दूसरे प्रकार के खर्चों को फुलफिल करने के लिए, पता किस लिए? क्योंकि वो एक सेल्फ रिलायंस हमारे सामने जो है रखना चाहते थे, यानी स्वावलंबन की प्रक्रिया। उनका अपना ये मानना था कि हमारे जो सपने हैं उनको फुलफिल करने की क्षमता हमारे अंदर ही होनी चाहिए, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यानी अगर हम स्वयं इस काम को करेंगे तो तभी जाकर के उसके अंदर सार्थकता हासिल होगी या जीवन के अंदर हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन जब थी 5वीं तक की, आजकल आपने देखा होगा कि जो घरों के बच्चे होते हैं, माँ बाप जो है कोई कंघी कर रहा है, कोई मुंह में रोटी डाल रहा है, कोई जूते के तस्मे बांध रहा है, कोई बैग जो है तैयार कर रहा है। एक बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तो ये बेचारे अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो ले ही रहे थे, साथ में अखबार और बेचने का जो है काम करते थे। सुबह सुबह डी पर लिए चले जाते थे, अखबार कलेक्ट करते थे और उसके बाद सड़कों के ऊपर जा करके आवाज़ें दे दे के अखबार बेचा करते थे। ऐसे बंदे जो भारत के जो है राष्ट्रपति बने 11वें, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता था। उनको जो है लोगों का यानी जनता का राष्ट्रपति बोला जाता था। क्या सादगी उनके जीवन के अंदर थी, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। पहला मैंने आपको बोला कि उन्होंने जब वो बाल आपने देखे होंगे कलाम साहब के ना, कि यहाँ तक के बाल थे उनके हमेशा ही, और बाद में वो बहुत सारे लोगों ने अपनाने जो है शुरू कर दिए।
उसके पीछे साथियों एक कारण और भी था। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो एक कान है वो जो है पूरा नहीं था, आधा था, यानी कान का जो साइज था वो छोटा था। तो उसको ढकने के लिए वो हमेशा क्या करते थे, लंबे बालों को रखा करते थे। और बाद में बहुत सारे लोगों ने उनके स्टाइल को अपने जीवन में उतार लिया, क्योंकि उनकी सफलताएं इतनी बड़ी थी कि जिसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो जब उन्होंने ये IIT कंप्लीट कर ली, उसके बाद उन्होंने 2 जगह अप्लाई किया जी। एक तो बचपन से उन्होंने एक सपना देखा था, उनके एक टीचर हुआ करते थे जिनका नाम जो है सुब्रमण्यम अय्यर था। उन्होंने APJ साहब को बहुत बेहतर तरीके से प्यूरिफाई किया, उनको शुद्ध किया, उनको ये बताया कि बेटा अगर जीवन में आपकी निष्ठा है, आस्था है, आप हार्ड वर्क करते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं तो आमतौर पर आप एक जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे। तो एक दिन वो पक्षियों के बारे में उन्हें को समझा रहे थे, तो समझ में जब बच्चों के आए नहीं तो उनको समुद्र के किनारे ले गए। तो वहाँ पर उड़ते हुए पक्षियों को जो है APJ साहब ने भी देखा। उनको ये लगा कि यार उन्होंने भी जीवन में ना बड़ी ऊंची जो है उड़ान भरनी है, और उन्होंने उसी दिन कसम खा ली कि वो क्या बनेंगे, फाइटर पायलट बनेंगे जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो जब उनका ये एजुकेशन का सिलसिला पूरा हो गया, उन्होंने अप्लाई किया देहरादून के अंदर। उसके बाद उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो 25 लोगों के बीच में साथियों उन्होंने इंटरव्यू दिया। जो एयरफोर्स के अंदर फाइटर पायलट की जो पोस्टें थी वो मात्र 8 ही लोगों के लिए थी, ठीक है। कलाम साहब का नंबर 9 था। तो ओवरऑल मिलाकर के जो 8 लोग पहले वाले सिलेक्ट होने थे वो हो गए। हालांकि बुद्धिमत्ता में उनका कोई सानी नहीं था, उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, लेकिन ओवरऑल मिलाकर के ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू जहाज़ उड़ाने का जो उनका सपना था वो मोस्टली क्या हो गया, टूट गया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान और बड़े जो है दुखी हो गए, वापस आए। उसके बाद उनका मन नहीं लगा तो वो ऋषिकेश चले गए। कई दिनों तक ऋषिकेश इधर से लेकर उधर तक भटकते रहे। जीवन के अंदर एक हताशा, एक निराशा और जिसको हम नर्वस और डिप्रेशन कहते हैं उसके जो है शिकार हो गए। तो अचानक एक दिन उनके मन में एक विचार आया कि यार क्यों ना इस ज़िंदगी को जो है ना समाप्त कर लिया जाए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जो उनका सपना था वो मोस्टली क्या हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। तो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होकर के वो एक हमारे व्यक्ति हुआ करते थे स्वामी साहब, जिनका नाम शिवानंद जी था, उनके आश्रम में चले गए। तो बहुत सारे साधु वहाँ पर मेडिटेशन में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, ओम का उच्चारण कर रहे थे। तो APJ साहब ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा हुआ है कि जब वो उस आश्रम के अंदर पहुँचे तो उनका पूरा का शरीर जो है थरथराने लग गया। एक खास प्रकार की जो स्पिरिचुअलिटी थी उनके अंदर जो है क्रिएट होनी शुरू हो गई। कहने का मतलब है कि उनको ये लगा कि यार कुछ परिवर्तन जरूर जीवन जो है होने लग गया है। एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट उनके चारों तरफ बन गया। तो शिवानंद साहब से जब वो मिले, शिवानंद स्वामी जी से, तो उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है, ज़िंदगी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम परेशान हो। हालांकि APJ साहब ने उनसे नहीं कहा कि वो परेशान, तो उन्होंने बता दिया कि आप बड़े परेशान हैं और ज़िंदगी में हर रोज़ सूरज निकलता है। कहने का मतलब है कि अगर शाम को सूरज डूबा है तो फिर सूरज निकलेगा, और अगर कोई छोटी चीज़ आपसे मिस हो गई है तो इसका मतलब आपका ये है कि भगवान ने आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए बना रखा है। यहीं से उनके अंदर एक नई चेतना का संचार हुआ। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी वहाँ पर उन्होंने साथियों जो है नौकरी करनी आपकी आरंभ कर दी, और बाद में वो क्या क्या बने इसकी एक अलग सी मैं वीडियो आपके सामने रखूँगा। उनकी उपलब्धियों के बारे में मैं उनके बारे में कुछ ऐसी खास बातें बताता हूँ जो उनके जीवन में बड़े मायने रखती हैं। एक तो आपको पता है वो अविवाहित थे, उन्होंने शादी नहीं की। तो किसी ने उनसे पूछ लिया एक यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों ने कि कहने लगे सर कह रहे आपने शादी क्यों नहीं की। कहने लगे कौन कहता है मैंने शादी नहीं की। मैंने भैया शादी कर ली और मेरे 3 बच्चे भी हैं। कहने लगे जी गजब हो गया, हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। कहने लग गया एक्चुअली मैंने शादी की है किससे, अपने काम से। कहने का मतलब यह है कि जो मैंने अपने जीवन के अंदर सोच रखा है, जो मैंने अपने जीवन में एक विचार बना रखा है, मैं लगातार उसके लिए जो है प्रयासरत हूँ। और मेरे 3 बेटों में उन्होंने अग्नि का नाम लिया, पृथ्वी का नाम लिया और ब्रह्मोस का नाम लिया। और साथियों तीनों के तीनों क्या हैं, हमारे मिसाइलें हैं। आमतौर पर जो मिसाइलें क्या होती हैं आपको खूब अच्छी तरह से पता है, बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र होते हैं जो आमतौर पर दुश्मन को धूल चटाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो कहने लगे मेरे 3 बेटे हैं। तो सारा का सारा जो पूरा हॉल था वो जो है तालियों से गूंज उठा, और कहने लगे कि मेरे सबसे बड़े जो लाइफ पार्टनर हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि मैं आता हूँ आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ाना उनका एक पैशन था साथियों। हालांकि वो टीचर बाय प्रोफेशन नहीं थे, लेकिन उनके जीवन के अंदर एक पैशन था जो है कि बच्चों को जाकर के एजुकेशन देनी है, उन्हें सिखाना है। तो इस प्रकार से वो लोगों के सवालों का जवाब दिया करते थे। और सबसे गजब की बात क्या है कि वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके कि उनके पास न तो टेलीविज़न था, न उनके पास AC था, न उनके पास कार थी,
न उनके पास कोई भी ऐसी लग्जरी आइटम थी जो उनके जीवन को बेहतर और अच्छा, यानी जो इतने बड़े आदमी के पास में होना चाहिए उनमें से कुछ भी नहीं था। और तो और छोड़िए, 1980 में जब उन्होंने SLV-3 एक हमारा जो है प्रशिक्षण हुआ था आमतौर पर किसका, स्पेस क्राफ्ट का, उनको जब उन्होंने उसकी कक्षा में जो है सेटल कर लिया तो प्रोफेसर जो है सतीश धवन हुआ करते थे और ये हुआ करते थे। तो 1980 में जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी वो भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने कहा जी हम इन वैज्ञानिकों को जो है बुलाना चाहते हैं, इनका सम्मान करना चाहते हैं। तो APJ साहब को जो है बुलाया गया। तो गजब की बात यह है साथियों कि इतने ऊंचे मकाम के बावजूद भी उन्होंने ये कहा प्रोफेसर धवन को फ़ोन करके कि कहने लगे सर जी करे ये तो बड़ी समस्या हो गई, हमें बुला रखा है वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद हमारे पास ना तो सूट है पहनने के लिए और नहीं हमारे पास जूते हैं। सिंप्लिसिटी देखिए, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा कार्य और उसके पास सिंप्लिसिटी देखिए। तो उसके बाद प्रोफेसर धवन ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हें किसी सूट की ज़रूरत नहीं है कलाम, नहीं तुम्हें जो है किसी जूतों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तुमने सफलता का इतना बड़ा कवच अपने ऊपर धारण कर रखा है कि आप समझ भी नहीं सकते कि आपने क्या हासिल कर लिया है। तो आपको प्राइम मिनिस्टर से आप चप्पलों में ही मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों ऐसा कहा जाता है कि वैसे ही वो श्रीमती इंदिरा गांधी से जो है मिलने के लिए गए। आजकल तो आपके अगल बगल में आपने देखा होगा ना, कोई गली का प्रधान ही बन जाए तो वही अपने आप को खलीफा समझने लग जाता है ना। जो छोटे मोटे काउंसलर हैं उन्होंने ही जो है 150 मकानों के ऊपर तो कब्जे कर रखे होते हैं। अब आप ये लगा लीजिए कि इतने महान व्यक्ति थे कि जिनके पास, और गजब की बात पता है क्या है साथियों, कि जो इन्हें रिटायरमेंट होने के बाद पेंशनें मिला करती थी, चाहे वो राष्ट्रपति पद से हो और चाहे आपका जो है उनकी नौकरी से हो, उस सारी पेंशन को NGO को दान कर दिया करते थे। और पता जीवन कैसे चलता था, जो 4 किताबें उन्होंने लिखी उससे जो रॉयल्टी उन्हें मिलती थी आमतौर पर उस रॉयल्टी से अपना जीवन चलाया करते थे। तो कितने महान व्यक्ति थे, कितने महान उनके विचार थे, और पैशन उनकी ज़िंदगी का एक ही हुआ करता था कि भैया मैंने जा कर के जो है बच्चों को पढ़ाना है। और साथियों उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमारे को कह दी हैं, कुछ ऐसी बातें उन्होंने हमसे कह दी कि आमतौर पर अगर उन पर मनन किया जाए, उन पर अमल किया जाए तो आमतौर पर हम जिंदगी के अंदर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये उनकी विशेषताएँ थी, ये उनकी इम्पोर्टेंसियाँ थी। और मेरे अपने व्यक्तिगत विचार भी हैं कि एक ऐसा महान व्यक्ति इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद भी जो इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में रहता हो, शायद दुनिया के अंदर कोई दूसरा नहीं होगा। कोई जाति का मतलब नहीं, कोई धर्म का मतलब नहीं, कोई किसी का, उनके लिए सब बिल्कुल समान थे। उसमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं था। जबकि हमारे हिंदुस्तान में जाति और धर्म के नाम पर कितनी बड़ी राजनीतियाँ होती हैं वो आप सारे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर थे। 2002 में जब अटल बिहारी साहब जो है भारत के प्रधानमंत्री थे तो वो भारत के राष्ट्रपति बने और 2007 में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। ये उनकी कुछ विशेष बातें थी, विशेष चीज़ें थी जो उन्होंने जो है अपने पूरे जीवन के अंदर की, और इसके लिए जो है वो चले। साथियों उन्होंने कुछ और बातें भी हमें कही थी, वो बातें मैं उनके जो कोटेशन है उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। आप एक बार अगर सोचेंगे तो आप अमल करेंगे अगर उसे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, है ना। अगर आप किसी चीज़ के प्रति अवेयर हैं, वही आपके ख्वाबों में चल रहा है, ख्यालों में चल रहा है, दिन में चल रहा है, रात में चल रहा है, 24×7 का अगर हिसाब किताब है तो वही आपका सपना है। सपना वो नहीं है कि भाई ठूस ठूस करके खा लिया, इतना बड़ा पेट कर लिया और उसके बाद खर्राटे मार करके सोए हुए हैं और फिर सपना देख रहे हैं। वो सपना नहीं होता। सपना हमेशा वो होता है जो आदमी को सोने नहीं देता। किसने कही ये बात? APJ अब्दुल कलाम साहब ने। एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा जो काला रंग है वो देखने में बहुत बुरा लगता है ना, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, गोरा गोरा। तो काला रंग देखने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन स्कूल के अंदर जो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो अक्षर व्हाइट कलर के चिपकाए जाते हैं वो सारे बच्चों के भविष्य को चमकदार बना देते हैं, उज्जवल बना देते हैं। तो उन्होंने कहा काला रंग वैसे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन काला रंग इतने सारे बच्चों के जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग और उनके भविष्य को उज्जवल बना रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो रंग रूप के ऊपर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा जी आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते सर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किस्मत भगवान बनाते हैं, तो आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही, आप अपनी आदत तो बदल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी आदतें बदल देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी किस्मत बदल जाएगी। कहने का मतलब आपका सिंपल सा ये है कि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उन सारी बुराइयों को आपने खत्म कर देना है। तो आदतें अगर बदल जाएंगी तो 101% उम्मीद है कि आपका भविष्य भी बदल जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक, उसके बाद उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा निष्ठा और विश्वास, निष्ठा
और विश्वास, किसी काम के प्रति निष्ठा और किसी चीज़ के ऊपर विश्वास, ये दो चीज़ें ऐसी है जो 110% आपको जीवन में सफलता देंगी, निष्ठा और आस्था। कलाम साहब ने भी आपको क्या कहा? कलाम साहब ने भी आपको ये कहा कि भैया अगर निष्ठा और आस्था आपके जीवन के अंदर है तो साथियों आप कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी कोटेशन है, बहुत महान कोटेशन है। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। आपने देखा है ना, आजकल गर्मियों का सीजन आपका स्टार्ट है। ये गर्मी में आपने देखा होगा कि जब सूरज की प्रखर किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हम यहाँ पसीने पसीने हो जाते हैं, 100 प्रकार की चीज़ों को लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जीवन में अगर सूरज की तरह चमकना है, ये नहीं, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो यू मस्ट बर्न लाइक सन। आपको बिल्कुल इस तरह से जलना होगा जिस तरह से सूरज जो है जलता है, तभी जाकर के सूरज की चमक आपको प्राप्त हो पाएगी। साथियों, इनकी ढेर सारी और भी बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, एक प्रार्थना है कि प्लीज़ आप इसे मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जो है पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों, हमारा भी सारा का सारा जो जीवन है वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आपकी अगर हमारे ऊपर थोड़ी इनायत भरी नज़रें होंगी तो हमारा भी कुछ अच्छा हो जाएगा जी। तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कौशिक नौगाई इसका सेकंड पार्ट लेके फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक खुश रहिए, आरोग्य रहिए, जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार।